मैं रोहित कुमार आप सबों के बीच नेक्स्ट टॉपिक जो इंटीग्रेशन का है उसमें हम लोग पढ़े थे। अगले टॉपिक में जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को उपयोग कर लिया और जो फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन था फार्मूलों को भी देख लिया और साथ ही साथ इसके आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना इसमें मेथड होता है इंटीग्रेशन के। आज जो मेथड होते हैं समाकलन की विधियां, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। समाकलन की विधियां। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि समाकलन जो होता है यह अवकलज की विपरीत प्रक्रिया होती है। इसमें जो हम लोग आज पढ़ेंगे इसमें समाकलन की कौन कौन सी विधियां होती है, किन किन मेथड से हम समाकलन को ज्ञात कर सकते हैं। जो बेस्ड जो क्वेश्चन था, जो भी फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन था उसको करने में बहुत ही आसानी होगा, लेकिन इसमें कुछ होता है कि जो हमें मेथड की आवश्यकता होती है। यह मेथड जो होता है लगभग यह 3 प्रकार के मेथड से समाकलन की विधि ज्ञात की जाती है। जो पहला मेथड होता है वह होता है रूपांतरण मेथड, रूपांतरण विधि। इसे कहा जाता है मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो अगला विधि होता है उससे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसे कहा जाता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तीसरा जो होता है मेथड्स वो उसे कहते हैं रूपांतरण विधि। रूपांतरण के बाद होता है खंडस विधि। खंडस विधि, मेथड ऑफ बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स, ये सारी विधियां होती है समाकलन के। इसी समाकलन के चारों विधियों से हम लोग क्या करते हैं कि आगे जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन होते हैं, दोनों का हम लोग क्या करते हैं वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें होता है कि इस विधि से हमें फायदा बहुत सारे मिल जाते हैं। तो आज हम लोग जो करेंगे ना इसमें प्रतिस्थापन विधि से यह समझने का प्रयास करेंगे प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। तो यह जो विधि होता है ना यह समाकलन की एक ऐसी विधि होती है जिसमें उचित प्रतिस्थापन द्वारा चरों को बदला जाता है और नए चर के द्वारा समाकलन ज्ञात किया जाता है। इस विधि को ही क्या कहा जाता है, समाकलन की प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। अर्थात हम इसमें पहला पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। इसमें होता है, इसकी डिफिनेशन की यदि बातें करें तो इसे कहते हैं समाकलन की वह विधि जिसके द्वारा उचित प्रतिस्थापन द्वारा चरों को बदला जाता है और नए चर द्वारा समाकलन ज्ञात किया जाता है। अर्थात इस विधि को ही कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसमें जो होता है जब भी हम चर को फाइंड करते हैं, जो भी समाकलन दिया गया उसमें हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन करने के बाद और एक चर का हम लोग उसमें डिफरेंशिएशन के बाद वैल्यू निकालते हैं। उस वैल्यू के हम लोग क्या करते हैं, समाकलन को फाइंड करते हैं। जैसे हम बात ही करते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है,
एफ डैश एक्स एफ डैश ए एक्स प्लस बी, हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो साधारण तरीके से हम यदि इंटीग्रेशन की बातें करें तो इसका इंटीग्रेशन होता है ए एक्स प्लस बी, अब बाटा हो जाता है बी अब प्लस सी, ठीक है, बाटा में ए हो जाता है, ठीक है। जितने एक्स के चर होते हैं वे सभी डिवाइड में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे तो हमें पता हो गया कि इसका साधारण जब हम इंटीग्रेशन किए, क्या हम इसे प्रतिस्थापन विधि से कैसे फाइंड करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से फाइंड करने के लिए इसमें होता है कि आपको आपके पास जो चर दिया गया है अर्थात जो फलन दिया गया है उस फलन को आपको चेंज कर देना होता है। अर्थात इसमें क्या कहता है, उचित प्रतिस्थापन द्वारा चरों को बदला जाता है, ठीक है। जब चरों को बदल दिया जाता है तो उससे जो एक हमें नए चर प्राप्त होते हैं, उस नए चर के द्वारा समाकलन जो ज्ञात किया जाता है वही समाकलन क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कहलाती है। जैसे यहाँ पे अगर हम बातें करें तो यहाँ पे तो हम लोग पहले से पढ़ जैसे समाकलन के सिंबल होते हैं या समाकल्य होता है, जो प्राप्त होता है वो समाकल होता है, ठीक है। तो हमें इसे यही वैल्यू को हमें क्या कर लेना है कि इसे सिद्ध करके दिख लेना है कि हम किस प्रकार से इस मेथड से हम इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, आगे जो भी प्रश्न होगा उसमें रियलाइज करेंगे, अप्लाई करेंगे। उसके लिए जो होता है तो इसमें हम क्या करेंगे, जो x प्लस बी दिया होता है इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग साबित करने के लिए क्या करेंगे, इसका प्रूफ कर लेंगे। जो इसका प्रूफ होता है, जैसे x प्लस बी है तो यहाँ पे कर लेते हैं x प्लस बी बराबर हम लेट कर लेते हैं z। जरूरी नहीं होता है कि आप यहाँ पे z रखें, z के अलावा कोई भी आप अल्फाबेटिकल चर रख सकते हैं, ठीक है। उसमें अल्फाबेटिकल के अलावा जो भी होते हैं वो भी चर, ग्रीक वर्ड से भी कोई चर हम ले सकते हैं। तो इसमें हम इसके बाद में इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो लिखेंगे ना ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि जो चर दिया गया है ना फलन का वह x के सापेक्ष में है। यदि यहाँ पे z के थीटा के सापेक्ष में होता तो वहाँ पे हम जो इसका अवकलज करते हैं वो किसके सापेक्ष में करते हैं, थीटा के सापेक्ष में करते हैं। लेकिन x है इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं dz बटा dx, सिंपल जो ये डिफरेंशिएशन का रूल होता है। और यहाँ पे क्या करते हैं, a को बाहर करेंगे, dx का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस dv का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। हमें पता होता है कि जिस राशि के साथ यदि चर नहीं लगा हुआ अर्थात जिस फलन के साथ में चर x नहीं होता है उसका वैल्यू जो होता है वो शून्य होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल के d बाई डी एक्स सी, इसका जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यदि इसके साथ में यदि हम दूसरे फॉर्मूला की बातें करें d बाई डी एक्स, यदि यही पे होता सी एक्स बराबर, तो c जो है ना c का क्या हो जाता है, c हो जाता है और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अर्थात c होगा। लेकिन स्पेशलाइज कोई कांस्टेंट फॉर्म में आता है, चाहे वो जो स्वेच्छ अचर के रूप में आता है, जैसे v है स्वेच्छ अचर के रूप में आया, इसके साथ कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेकर नहीं आया है अर्थात x को लेकर नहीं आया है, इसलिए इसका जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। अब इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा dz बटा dx, ठीक है। और x का हो गया यहाँ पे a और dx बाई dx 1 हो जाएगा और इसका b हो जाएगा। अर्थात dz बटा dx इक्वल टू हमें क्या मिल गया, a मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, dx निकालना है। तो यहाँ से हम dx का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो dx जब निकालेंगे तो जो भी d हो जाएगा dz बाई a, ठीक। जब गुना में है तो भाग में आ जाएगा। यहाँ तक निकला। अब इसको क्या करते हैं, जो हम इसे इक्वेशन कर लेते हैं फर्स्ट और इसी इक्वेशन में हम इसका वैल्यू रख लेते हैं। जैसे हमें मिला है इंटीग्रेशन f डैश x प्लस v इनटू dx, ठीक है। इसी का हमें इंटीग्रेशन करके इसका प्रूव करना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरे पार्ट को हम क्या मान लिए हैं, z मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रख लेते हैं z और इसके अलावा हम देख रहे हैं z हो गया। इसके बाद dx का जो मान है उसको क्या माने हैं हम लोग, तो इसे माने हैं क्या dz अब बटा क्या है a, ठीक है। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यह हो जाएगा 1 बटा a और यह हो जाएगा z इंटू dz, ठीक है। यहाँ तक इसका मान हम लोगों ने फाइंड किया और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे z का जो भी पावर होगा उसको लिख लेंगे और ये क्या हो जाएगा z का यानी x प्लस b जो z माने हैं यह यहाँ पे पावर हो जाएगा 2 और बटा में हो जाएगा 2 प्लस c। यही हमें क्या करना होता है, इसी प्रकार से इसका मान फाइंड करना होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बेसिकली जो इसके जो भी प्रतिस्थापन मेथड थे उसको सीखे और इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ प्रश्न को लेंगे और प्रश्न के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस पे ना कुछ प्रश्नों को देख लेंगे। जैसे प्रश्न है रूट अंडर 2x प्लस 3, इस प्रश्न को हमें समाकलन क्या करना है,
तो इसके समाकलन ज्ञात करने के लिए हम मेथड लगा सकते हैं। यदि हम पावर कर दे रूट को हटा करके और 1/2 करके बनाएंगे तो उससे भी हम समाकलन साधारण निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सीखना है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले जो भी चर दिया गया है उस चर को हमें चेंज करके नए चर में बदल देना है। तो यह चर है 2x + 3, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे माना कि z बराबर 2x + 3। अब इसको क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, लिखेंगे z के और यानी x के सापेक्ष में अवकलन करने पर और यहाँ पे हो जाएगा यह dz बटा dx इक्वल टू, यहाँ पे 2 को बाहर करेंगे dx बटा dx और प्लस हो जाएगा d3 बटा dx, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन जब करेंगे इसका तो यह डिफरेंशिएशन मिल जाएगा 2 गुने 1 और प्लस हो जाएगा 0, अर्थात dz बटा dx इक्वल टू जो मान आया वो कितना है 2। यहाँ से जब हम dx निकालेंगे तो यह हो जाएगा dz बटा 2, ठीक है। तो यहाँ तक यह कंप्लीट हुआ और इससे क्या करते हैं, प्रश्न जो है उसमें अप्लाई कर देते हैं। तो जो प्रश्न है वह है √2x + 3 × dx, और यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे रूट को रूट जो है उसी तरह से रखते हैं और नए फंक्शन जो है, जो नए हम लोग चर माने थे फंक्शन, जो आर्बिट्रेरी और जो भी कांस्टेंट माने, जो अचर वैल्यू माने थे वो z को प्रतिस्थापित कर लेते हैं और dx के जगह पे हमें मिल गया है dz बटा 2। इसको यहाँ पे कर लेते हैं dx के जगह पे, इसमें से 1/2 को बाहर करेंगे और √z का इंटीग्रेशन कर लेंगे। 1/2 हो गया और z का जो इंटीग्रेशन होता है रूट का जो मान होगा 1/2 × dz होता है, ठीक है। अब इसका हमें क्या कर लेंगे, साधारण तौर पे इंटीग्रेशन करेंगे, 1 जोड़ेंगे पावर में, प्लस में हो जाएगा c। अगेन जब हल इसको करेंगे तो यह हो जाएगा z की पावर 3/2 बटा 3/2 प्लस c। इसके बाद यह हो जाता है 2/3 z की पावर 3/2 प्लस c। अब इससे भी गुणा कर लेते हैं तो 2 हो जाता है बटा 6 और z की पावर हो जाता है 3/2 प्लस c। और z = जो वैल्यू हम लोग माने होते हैं, जैसे z = जो भी माने थे हम लोग 2/6 और यहाँ पे z = 2x + 3 माने हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2x + 3 का पावर 3/2 प्लस c, और यही फाइनली हो जाता है इसका जो प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना, ठीक है। इसके अलावा हम लोग दूसरे क्वेश्चन देख लेंगे कि दूसरे प्रश्न से इसको कैसे हल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है sec² 2x + 5, sec² 2x + 5, अर्थात जो इसका फंक्शन दिया गया है वो लगभग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जुड़ा है, और इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो इसमें साधारण तौर पे क्या करेंगे, लेट करेंगे, जो थीटा है उसको z मान लेंगे, z बराबर 2x + 5। अब इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इसका डिफरेंशियल है तो dz बटा dx होगा, और इसका करेंगे 2 dx + d5 बटा dx, तो यह हो जाएगा dz बटा dx, यह हो जाएगा 2 गुने 1 + 0, यह dz बटा dx बराबर हो जाएगा 2। यहाँ से dx का जब मान फाइंड करेंगे तो हो जाएगा dz बटा 2, और इसे प्रतिस्थापित कर देंगे जो प्रश्न है, sec² 2x + 5 × dx, तो यह हो जाएगा sec² और 2x + 5 को हम लोग क्या किए हैं, नए चर में z में कन्वर्ट कर दिए, तो यहाँ पे z हो जाएगा, और यहाँ पे dx का जो मान है वो dz/2, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा dz/2। इसमें से 1/2 जो है इसको बाहर कर लेंगे, 1/2। अब sec² जो z है इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो sec² का होता है tan x, tan यानी tan z हो जाएगा यहाँ पे tan z + c, तो 1/2 tan, और z का जो मान है उसको रख लेंगे 2x + 5 प्लस हो जाएगा c, और यही इसका हो जाता है आंसर। इस प्रकार हम लोगों ने 2 प्रश्नों को देखे और 2 प्रश्नों में क्या किया, सीखने का प्रयास करें। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है dx बटा √1 - 4x²।
यह जो प्रश्न है, सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे 4 है, 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो इसके स्क्वायर के फॉर्म में पहले इसे कन्वर्ट कर लिया जाता है। इस प्रकार के जो भी प्रश्न होते हैं, यदि जिसका वर्ग होता है उसे वर्ग के रूप में रख लेते हैं, स्क्वायर के रूप में, तो इसे लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। इसमें जो है तो इसमें फिर आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो होते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, z मानेंगे नए फंक्शन के रूप में। तो यहाँ से करेंगे लेट z बराबर रख लेंगे हम लोग केवल 2, ठीक है, 2x। और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z यहाँ पे होगा x के सापेक्ष में करेंगे, तो हो जाएगा dz बटा dx बराबर हो जाएगा 2 dx बटा dx। dz बटा dx का जो मान है वो 2 हो गया। यहाँ से हम लोग dx निकालेंगे तो ये हो जाएगा dz बटा 2, और इसे अप्लाई कर लेंगे जो प्रश्न है इंटीग्रेशन dx बटा रूट अंडर 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो dx का वैल्यू जो आया वो dz बाई 2 है, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा dz, और बाटा जो होगा रूट अंडर 1 माइनस जेड का स्क्वायर। फार्मूला इनवर्स में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो फार्मूला होता है 1 dx बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वह होता है साइन इनवर्स x प्लस c। अर्थात हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे 1/2 लिख सकते हैं, इसे साइन इनवर्स z, ठीक है। तो यह हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स z का जो मान है वह है 2x, ठीक है। तो 2x हो जाएगा प्लस c होगा। यह प्रश्न क्या हो गया, रेडी। अब इस आधार पे इस टाइप के जो भी प्रश्न होंगे जो स्क्वायर से रिलेटेड होगा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे बना सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है dx बटा 1 प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है। यह प्रश्न है जो रूट में नहीं है। इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम स्क्वायर के रूप में नोट कर लेंगे। dx बटा 1 प्लस 9 को लिख सकते हैं 3x, यानी 9x स्क्वायर को लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, और यहाँ से लेस करेंगे z बराबर 3x मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर, और इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यह हो जाएगा dz बटा dx इक्वल टू 3 dx बटा dx। तो यह मिलेगा dz बटा dx इक्वल टू 3 गुने 1 अर्थात 3 मिल जाएगा। जब यहाँ से dx निकालेंगे तो यह हो जाएगा dz बटा 3। इसको क्या करेंगे, प्रश्न जो है उसमें अप्लाई करेंगे नए चर के रूप में। तो यहाँ से लिखते हैं नाउ dx बटा 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर, और इसमें हम लोग नए चर को प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पे dz/3 है, तो 1/3 को बाहर करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं dz बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर। हम लोग इनवर्स में पढ़े थे फार्मूला कि जो फार्मूला होता है dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह होता है tan इनवर्स x प्लस c के बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3 इंटू tan इनवर्स z, और tan इनवर्स के x के जगह पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, और जो इसका मान है 3x प्लस c। यही हो जाता है इसका फाइनल आंसर। इस बार पे हम कुछ अन्य प्रश्नों को लेंगे और उसमें सीखेंगे कि जो होता है लगभग। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है 4 इंटू dx बटा 3x माइनस 2। और इस प्रकार के भी प्रश्न होते हैं, तो इसको प्रतिस्थापक विधि से हल करने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं, पहले इसको एक सेपरेट रूप में रख लेते हैं। 4 को यदि हम बाहर करेंगे तो यह हो जाएगा dx बटा 3x माइनस 2, ठीक है। और यहाँ से हम इसे z लिख लेते हैं, लेट z बराबर 3x माइनस 2। यहाँ से जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो यह हो जाएगा dz बटा dx इक्वल टू हो जाएगा
dx माइनस हो गया d2 बटा dx, ठीक है। और यहाँ से dz बटा dx इक्वल टू हो जाएगा 3 गुने 1 माइनस हो जाएगा 0। dz बटा dx का जब हम मान निकालेंगे तो वह 3 होगा और dx बराबर हो जाएगा dz बटा 3। यहाँ पे क्या कंप्लीट हुआ। अब इस नए चर को प्रतिस्थापित कर देंगे जो प्रश्न है, लिखेंगे नाउ प्रश्न जो है 4 इंटीग्रेशन dx बटा 3x माइनस 2 4 इंटू जो dx का मान आया वो dz बाई 3 आया, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1 बाई 3 को बाहर कर लेंगे, dz बटा लिख सकते हैं z, ठीक है। तो यह हो जाएगा 4 बाई 3 और dz बटा z होता है, अर्थात हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं dx बटा x, यह होता है log x प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं log z प्लस c, अर्थात 4 बाई 3 log z के जगह पे जो हम माने हैं 3x माइनस 2, इसको प्रतिस्थापित करेंगे 3x माइनस 2 प्लस c, यही होता है इसका आंसर। इस सब हाल के हम लोग और 2-4 प्रश्नों को देख लेंगे। जैसे नेक्स्ट प्रश्न इंटीग्रेशन cos रूट एक्स बटा रूट एक्स, यानी रूट के संदर्भ में हो, तो इस प्रश्न को कैसे हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से लेट करेंगे, लेट रूट एक्स को मान लेंगे, कौन सा रूट एक्स ले रहे हैं तो जो थीटा वाला है cos का, उसी को हम लोग जेड मान लेते हैं, ठीक है। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे अर्थात dz बटा dx करेंगे तो हमें अब पता हो गया कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि dz का मान निकाल देंगे, ठीक है, dx, तो यह हो जाएगा क्रॉस करेंगे तो लगभग ये हो जाएगा dz बटा 2 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं जो प्रश्न होता है, तो यह हो जाएगा cos रूट एक्स बटा रूट एक्स इंटू हो जाएगा dx, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो 2 रूट एक्स इंटू हो जाएगा dz। अब इसे प्रतिस्थापित करेंगे तो यह cos हो जाएगा और z को z माने और रूट एक्स के जगह पे रूट एक्स रहेगा और dx के जगह पे हो जाएगा 2 रूट एक्स इंटू हो जाएगा dz, ठीक है। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल और यह हो जाता है cos z और इंटू 2 को बाहर करेंगे तो यह हो जाएगा सम cos z इंटू dz, ठीक है। और यहाँ से वैल्यू जब हम करेंगे तो cos का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है sin z प्लस c 2 sin और z इक्वल टू हम लोग रूट एक्स माने हैं प्लस c, और यही हो गया इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को क्या कर सकते हैं। तो इस आधार पे आप क्या करेंगे, नेक्स्ट जो भी इससे से जुड़े प्रश्न होंगे एक्सरसाइज से, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो एनसीईआरटी बेस से जो भी प्रश्न होता है उसे करने का हम लोग प्रयास करेंगे। इससे से जुड़े जो भी प्रश्न होगा आप लोग बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स लॉट।